2 दिन के अंदर हमें इतनी समझ में आई बात कि जीएसटी के अंतर्गत हमें देखना है एज ए बिजनेसमैन होकर के सोचना है। एज ए बिजनेसमैन, एक छोटा सा बिजनेसमैन का नाम लिया था, मनोज टेलीकम्युनिकेशन, जो मोबाइल बेचता है। अगर ऐसी बिजनेस में हमें नौकरी लग जाए, यानी जीएसटी का काम मिले, नौकरी करके मिले या फ्रीलांसिंग मिले, यानी इसका काम हमें मिला, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो भैया मोबाइल कितने का बेचा, उसका बिल चाहिए मेरे को। तो मोबाइल का बिल हमने बनाने के लिए दिखाया कि अगर मोबाइल की कीमत 15,000 है तो उसके हिसाब से बिल, मोबाइल की कीमत कितनी होगी, जीएसटी कितना होगा, वो आपने देखा। सबसे आसान तरीका कि जितने का बिल होता है, टोटल बिल होता है, उसको डिवाइड कर दीजिएगा 118 से, अगर जीएसटी 18 लगा हुआ तो, और गुना करेंगे 100 से, तो मोबाइल की कीमत निकल गई, उसके ऊपर जीएसटी लगा दीजिए। इसके बाद ये भी देखना है कि वो जो मोबाइल मनोज टेलीकम्युनिकेशन है, उस मोबाइल को बाय कितना में किया था, खरीदा कितने में था, उसका बिल चेक करो। उसका बिल पड़ा होगा उसके पास, तो वो बिल मांग लो। उसी तरह से मोबाइल की कीमत प्लस उसके ऊपर जीएसटी, टोटल 11,000। अब हो गया। अब इसके बाद ऐसे ही महीने में कई सेल बिल होंगे, कई परचेज बिल होगा, कई सेल बिल होगा, कई परचेज बिल होगा, सबको इकट्ठा कर लो। जैसे मार्च गुजर गया, जो महीना गुजर गया मार्च, उस मार्च महीने में टोटल सेल बिल मांग लीजिए और टोटल परचेज बिल मांग लीजिए। और मांगने के बाद आप उसको देखो कि अगर टैली के अंदर एंट्री करना है तो सेल की एंट्री F8 में कर दो, जो टैली आपने सीखा, और परचेज की एंट्री F9 में कर दो। करने के बाद अब आपको ये देखना है कि टोटल जीएसटी आपने कितना कलेक्शन किया, यानी सेल पर जीएसटी कितना लिया, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। और आपने परचेज के ऊपर कितना जीएसटी दिया, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट। और आउटपुट में से इनपुट को शट ऑफ कर दो, यानी कि एडजस्ट कर दो, घटा दो। दैट मीन्स आउटपुट माइनस इनपुट घटा दो, बाकी जो बचता है सरकार को दे दो। और उसका मार्जिन कितना बचा, अगर वो पूछ रहा है मालिक, तो भैया सिंपल है कि इसकी कॉस्टिंग, मोबाइल की कॉस्टिंग कीमत प्लस में जो सेल कीमत है घटा दीजिए, उसका मार्जिन आ गया। यही हर महीने हमें करना है। अगले मंथ में, यानी अप्रैल मंथ चल रहा है, फिर यही करेंगे हम। तो ये चलता रहेगा। इसी तरीके से मैंने एक केस स्टडी और आपको दिए थे। इस केस स्टडी के अंदर मैंने आइटम दे दिया कि 10 कंप्यूटर आपको दे दिया। 10 कंप्यूटर 10,000 के हिसाब से बाई किया था, 18% जीएसटी उसने पे किया। ये किसी एक महीने का नाम ले ले, मान लीजिए मंथ ऑफ फरवरी का नाम ले लेते हैं कि फैब में ऐसा हुआ था, यानी फरवरी में टोटल इनपुट कितना हो गया, तो जितना टोटल परचेज किया कंप्यूटर, उसके ऊपर जो जीएसटी पेड किया, वो टोटल इनपुट हो गया। बट संजोग से 10 कंप्यूटर बिक नहीं पाया, बल्कि केवल 9 कंप्यूटर बिके। तो 9 कंप्यूटर बिके, तो 9 कंप्यूटर के ऊपर आपने आउटपुट लिया, यानी जीएसटी लिया बेच करके। तो आपको ये नहीं देखना है कि हाँ भैया हम 10 खरीदे थे, 9 बेच रहे हैं, 9 खरीदे थे, कुछ नहीं देखना। आपको देखना है कि एक महीने का टोटल इनपुट, एक महीने का टोटल आउटपुट में से घटा दे। तो मतलब आपको आउटपुट में से इनपुट को माइनस करना है, बस इतना ही करना है। तो आइए जरा हम बात करते हैं आउटपुट में से इनपुट को माइनस करने के तरीके। कि मैंने आपको सिंपल कहा था जीएसटी पे करने के लिए एवरी मंथ, मैंने हिंदी में लिख दिया था कि एवरी मंथ जितना रियल आईटीसी होता है, मतलब जितना इनपुट होता है टोटल, उसको आप लिख दो, वो इनपुट हो गया। उसी महीने के अंदर जितना आउटपुट होता है उससे आप घटा दो, तो आउटपुट में से इनपुट घटा दीजिएगा, वही आपका पे बन गया। तो बस सिंपल आपको देखना है, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से कि जीएसटी पेबल, सॉरी, जीएसटी पेबल इन अ मंथ इक्वल टू टोटल आउटपुट माइनस टोटल इनपुट। शायद क्लियर होगा। गांठ बांध करके इसको रख लीजिए झोली में। यही है आपका जीएसटी निकालने का तरीका, बस। यानी एक महीने में टोटल आउटपुट किस सेल के ऊपर होता है कि परचेज के ऊपर होता है, सेल के ऊपर जीएसटी का, टोटल इनपुट परचेज के ऊपर होता है। तो और सेल वाली टैक्स को और परचेज वाली टैक्स को घटा दीजिए, काम खत्म, वही जीएसटी भरना। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को? तो इस केस स्टडी में हमने देखा कि मंथ ऑफ फैब में, यानी पहला महीने में हमने 10 कंप्यूटर का आईटीसी लिया और 9 कंप्यूटर का आउटपुट कलेक्शन किया, आउटपुट में से इनपुट घटा दिया। अगले मंथ में, नेक्स्ट मंथ में हमने एक कंप्यूटर को सोल्ड कर दिया, जो बचा हुआ था, बाई नहीं किया। तो जिस महीने में एक कंप्यूटर सोल्ड किया उस महीने का आईटीसी था हमारे पास, था या नहीं था? जिस महीने एक कंप्यूटर रिमेनिंग बेचा उस महीने का आईटीसी था, कहाँ था?
वो तो आईटीसी भाई, आईटीसी तो पिछले मंथ में था ना हमारा, जिस महीने में हमने खरीदा था। नेक्स्ट मंथ में जब खरीदा ही नहीं कुछ, तो आईटीसी क्या, कुछ भी नहीं था। लेकिन नेक्स्ट मंथ में आउटपुट था, क्योंकि एक कंप्यूटर बेचा। तो आपको बस इतना ही देखना है कि टोटल आउटपुट, टोटल इनपुट घटाते रहिए, काम खत्म बस, और गवर्नमेंट को पे कर दीजिए। ठीक है, ये तो ये एक मोटा मोटा चीज जो मैंने बताया। अब इन्हीं को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेके चलेंगे कि टैली में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उसके पहले एक थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि काम करते करते में हमें बहुत कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अब जरा एक थ्योरी पेपर हम निकालते हैं, उसको पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। आइए, चलिए आज एक फाइल में अगेन भेजूंगा जिसका नाम होगा लेवल 1। एक मिनट, हाँ टाइम चेंज कर लेते हैं, लेवल 1, और इसका समय दे देते हैं अभी 10:30 10:30 AM 4 अप्रैल, है ना। ये देखिए, इस तरीके से फाइल आपकी जाएगी। इसमें लेवल 1 के नाम से मतलब एक थ्योरी है, उसको डाला हुआ ताकि कॉन्सेप्ट पता लगा। इसमें 12 पॉइंट जिक्र करेंगे हम लोग, ये थ्योरी है। इसके बाद हम सीधा आ जाएंगे प्रैक्टिकल चीजों पे, टैली के ऊपर आएंगे। पहले समझते हैं थ्योरी में। शीट नंबर 2 में आपको थ्योरी का पार्ट स्टार्ट हो चुका है। शीट नंबर 2 में सबसे पहला थ्योरी लिखा है कि टैक्स क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। मैंने कहा अभी आपको पहले लिस्ट से समझ में आ गया कि टैक्स एक यानी ऐसा अमाउंट है जो पब्लिक की जेब से निकलता है। जैसा आप देखा इसमें कि आपने एक मोबाइल बाई किया, एक पब्लिक ने मोबाइल बाई किया, तो मोबाइल पर टैक्सेस जीएसटी अमाउंट हमने दिया सेलर को, और सेलर पहुंचा दिया सरकार को। तो यानी टैक्स एक पब्लिक का पैसा है जो सरकार के पास जा रही है, ताकि गवर्नमेंट हमारी कंट्री को डेवलप में लगा सके। इंडिया के अंदर 2 प्रकार से टैक्स वसूली जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें एक पब्लिक कहा गया है कि डायरेक्टली आप सरकार को टैक्स भरोगे, सरकार को भरोगे, दुकानदार को नहीं दोगे। उसमें एग्जांपल है इनकम टैक्स, यानी जब आप सैलरी कमाएंगे या बिजनेस करेंगे या कोई भी इनकम होगा, उस इनकम के ऊपर टैक्स आपको सीधा गवर्नमेंट को पे करना है। आपको कोई दुकानदार को पे नहीं करना के पहुंचाएगा। तो ये हो गया इनकम टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स है। हाउस टैक्स, आपका घर किसी म्युनिसिपैलिटी एरिया में आता है तो आपके घर का भी टैक्स आता होगा, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, वो आप खुद आपको भरना होता है। यह एक डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन दूसरा रूप टैक्स भरने का पब्लिक जमा करती है, वो है इनडायरेक्टली। जैसे जीएसटी में देखा कि आपने एक मोबाइल बाय किया, तो मोबाइल का जो टैक्स की रकम है वो आपने दुकानदार को दिया, दुकानदार उसी टैक्स को फिर आगे पे किया सरकार को। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसा आपने देखा। तो ये है डायरेक्ट टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों देख लिया। तो अगर आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि 2 प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। अगर डिटेल्स पूछता है कि डायरेक्ट टैक्स का कुछ एग्जांपल बताओ, तभी बोलना है इनकम टैक्स और हाउस टैक्स। और इनडायरेक्ट का तो बताएंगे जीएसटी। एक्साइज छोड़ दीजिएगा, एक्साइज हम बाद में बात करेंगे, बट अभी फिलहाल जीएसटी। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ी कि जीएसटी का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि जीएसटी क्या था, कब लागू हुआ। सिंपल समझिए, जीएसटी 2017 में लागू हो चुका था, सब जानते हैं। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है जीएसटी। और जीएसटी का नियम बनने के बाद ये कहा गया कि भाई जो भी कोई दुकानदार बाजार में सर्विसेज या गुड्स बेचे, तो वो जीएसटी लगाए बिल के ऊपर, जैसा देख रहे हैं। यानी सामान बेचे या सर्विस दे तो बिल के ऊपर जीएसटी लगाए, और जीएसटी को कलेक्शन करे, और कलेक्शन करके सरकार को जमा करे। इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन, क्योंकि पब्लिक डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रही है, बल्कि दुकानदार के माध्यम से सरकार के पास जा रहा है, इसीलिए बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। चौथी बात, जीएसटी के अंतर्गत सभी आइटम जो बाजार में आप देखते होंगे, जो यहाँ सब कुछ सामान रखा हुआ है, इन सभी आइटम को बाजार से खरीदिएगा तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। लेकिन 3 आइटम के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है आज भी। एल्कोहलिक लीकर यानी शराब पीने वाली, अगर उसको अगर खरीदेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। पेट्रोलियम मटेरियल जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी गैस अगर खरीदते हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा।
बिजली का बिल आता है घर पे तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो सवाल खड़ा है कि क्या इसके ऊपर जीएसटी नहीं है तो कोई टैक्सेस नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, बल्कि जो टैक्सेस पहले थे, वैट, सीएसटी, आपका जो लगता था पहले, आज भी वही लगेगा, दूसरा नहीं। तो दैट मीन्स ये एल्कोहल, लीकर, शराब और पेट्रोलियम मटेरियल और इलेक्ट्रिसिटी पर जो पहले सिस्टम बने हुए थे टैक्स लगाने का, आज भी वैसे ही चल रहा है, मतलब जीएसटी में उसे दायरे में नहीं लाया गया। तो ये 3 बातें पूछ सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो ध्यान रखिएगा। तीसरी कि कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं, तो जीएसटी आपके 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। लोकल जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी जिसको हम इंटीग्रेटेड बोलते हैं, यूटी जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस। ध्यान रखें, अगर लोकल जीएसटी जैसे सी और एस, जैसा आप देख रहे होंगे इस बिल के ऊपर, जब एक मनोज टेली कम्युनिकेशन ने रमेश को मोबाइल बेचा दिल्ली से दिल्ली, यानी सेलर भी दिल्ली में है और ग्राहक भी दिल्ली में है, अगर दोनों एक ही राज्य के अंदर है तो ऐसे केसेस में आप जीएसटी लगाएंगे सी और एस, आधे आधे में बढ़ जाएगा। देख रहे, यानी 18% के आइटम को आधे आधे में आप बांट देंगे, यानी 9% करके आप बांट देंगे। इसको बोलते हैं लोकल जीएसटी। जैसा मैंने कहा कि लोकल जीएसटी में सेलर और बायर दोनों एक ही स्टेट के अंदर हैं, तो सेलर लगाएगा सी जीएसटी और एच जीएसटी। जैसे 18% का आइटम है तो सी जीएसटी और 9% और एच जीएसटी 9% लगेगा। लेकिन दूसरा है आपका इंटर स्टेट जीएसटी, जिसको हम इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं और शॉर्ट में बोलते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी देख रहे हैं, वो लगेगा तब जबकि सेलर और बायर दोनों अलग अलग राज्य में हैं। जैसे दिल्ली से गुड्स जा रहा है मुंबई, तो मुंबई पड़ गया महाराष्ट्र, दिल्ली अलग स्टेट है, उसके हिसाब से जो माल जाएगा तो आईजीएसटी 18% लग कर जाएगा। ये सब आपको पता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक रिवाइज कर रहे हैं। अगला है यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी क्या होता है तो समझते हैं। यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी का हिंदी होता है केंद्र शासित प्रदेश। सुना है कभी? सुना होगा। यानी दिल्ली इंडिया के अंदर अभी लगभग 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, ठीक। उनका लिस्ट अगर देखना चाहें तो गूगल पे आप देख लीजिएगा, मैंने एक लिंक इसमें डाल रखा है। उसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पौंडीचेरी, दमन दीव, लद्दाख, जम्मू कश्मीर को भी शायद शामिल किया था, और दिल्ली भी है, दिल्ली भी है, और आपका चंडीगढ़ भी है, गोवा नहीं है, गोवा नहीं, ठीक है। ऐसे 8 हैं, दमन दीव है और लक्षद्वीप है, इस तरह से, ठीक। तो अब इस अंडमान निकोबार है, हाँ ठीक है, ऐसे देख लीजिएगा, लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए जी के, अच्छा आप लोग अब यहाँ बात करते हैं। अब सवाल है कि यूटी जीएसटी कब लगेगा, तो यूटी जीएसटी तब लगेगा जब सेलर और बायर दोनों उसी यूटी में है, यूटी दोनों उसी यूटी में। जैसे मैं बताऊं कि सेलर चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ यूटी में आता है, और बायर भी चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ से चंडीगढ़ माल जा रहा है, तो क्या लगाएगा? सी जीएसटी 9% और यूटी जीएसटी 9%। दिल्ली में लगा रहे थे एस, वहां लगाएंगे यूटी, क्योंकि भाई स्टेट ही नहीं हो तो, राज्य हो तब तो लगे, इसीलिए उसका नाम है यूनियन टेरिटरी। तो कौन से गलत लग रहा है? सी प्लस यूटी, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जहां राज्य है वहां एस लग रहा है, और जहां राज्य नहीं है वहां यूटी लग रही है, बट बंटवारा आधा आधा होगा। लेकिन अब मन में चल रहा होगा कि सर दिल्ली में तो यूटी में आता है, फिर यहाँ पर सी और एस क्यों लगता है? तो जीएसटी वाले ने बोला कि हाँ वो तो सही है कि आपकी दिल्ली भी, आपकी राज्य दिल्ली भी यूटी में आता है, लेकिन पूरे 8 में से 2 ऐसी जगह, पौंडीचेरी और दिल्ली, इन्होंने गठन कर दिया सीएम का, चीफ मिनिस्टर का गठन कर दिया, और चीफ मिनिस्टर गठन किया तो इसको दे दिया अर्ध राज्य का दर्जा। पूरा राज्य तो नहीं है, बट आधा राज्य दे दिया, सेमी स्टेट बोलते हैं। तो जीएसटी में कोई आधा अधूरा कुछ नहीं, बोला कि पूरा स्टेट मान लो, तो उसने पूरा स्टेट मान लिया। दैट मीन्स दिल्ली स्टेट, चंडीगढ़ स्टेट, पौंडीचेरी स्टेट, तो बचे आपके 8 में से 2 खत्म हो गए, तो बचे आपके सिर्फ 6। दैट मीन्स 6 ही यूटी है उनके नजर में। जीके में ये दोनों है, बट जीएसटी में जीके खत्म, केवल 6 यूटी है। उन 6 के बीच में अगर उसी राज्य में, उसी यूटी में अगर माल जा रहा है तो सी प्लस यूटी लगेगा। तो 2 को दिल्ली को राज्य के दर्जा में देने की वजह से ही
यहाँ पर दिल्ली दिल्ली माल जाता है तो C+S लगता है, बस इतना ही अंतर है, ठीक। लेकिन अगर आप बाउंड्री पार कर गए, जैसे चंडीगढ़ से दमन दीव चला गया, एक यूटी है दूसरा भी यूटी है, अरे भैया बॉर्डर पार कर गया IGST लगेगा। चाहे चंडीगढ़ से दिल्ली आ गया IGST, यानी अपने बॉर्डर को पार कर गए माल जा रहा है तो IGST। तो स्टेट टू यूटी IGST, यूटी टू यूटी IGST, यानी बॉर्डर पार कर गए तो आई लगेगा। क्लियर? अब सुनिए, अगला टैक्स रेट है कंपनसेशन सेस, मुआवजा कर। ये क्या होता है? देखिए जीएसटी में आपका जो रेट डाला गया है वो अधिकतम 28% है। इंडिया का कितना भी लग्जरी आइटम खरीद लो, महंगी कारें खरीद लो, BMW खरीद लो, फिर भी उसके ऊपर 28% का जीएसटी है। और घर में एक यूपीएस का बैटरी खरीद लीजिए, फिर भी 28% है। अब यूपीएस का बैटरी और BMW से क्या तुलना, दोनों अलग चीज है। लेकिन सरकार सोचती है हाँ यार बैटरी तो सब यूज करता है घर में, उसमें भी 28% है, बट BMW सब यूज नहीं करते हैं, उसमें 28% है, तो वो तो बिल्कुल पैसा वाला है BMW, उससे और टैक्स कैसे लिया जाए? सरकार अपनी नजरों में अच्छी बनने के चक्कर में उसने 28% से ज्यादा किसी पे जीएसटी लगाया ही नहीं आज तक। उनको लगा सबको पब्लिक को नहीं 28%, बट ये बेवकूफी है। रियल बात ये है कि जो महंगी आइटम है, जैसे कि BMW कार की बात करें, उसके ऊपर 28 के अलावा 22% और लगता है जीएसटी, तो टोटल 50% जीएसटी लगते हैं। लेकिन उसको 22 को जीएसटी के नाम पे नहीं लिया, उसको बोला कंपनसेशन सेस के नाम पे लिया। बात वहीं पड़ गई। 7 लाख की कोई गाड़ी अगर छोटी सी कार खरीदते हैं तो उस पे IGST लगेगा 28%, मतलब अगर दूसरे स्टेट से बाय कर रहे हैं तो 28%, और उसके साथ उसी 7 लाख के ऊपर 22% और लगेंगे कंपनसेशन सेस के नाम पर, तो वो 7 लाख की गाड़ी पड़ जाएगी 10,50,000 रुपए। समझ रहे? और ये कंपनसेशन सेस अप्लाई होता है 2 जगहों पे, कार के ऊपर और टोबैको तंबाकू के ऊपर। तंबाकू कहेंगे महंगा नहीं मिलता, तंबाकू को पर इसलिए किया गया ताकि लोग तंबाकू ना खाएं। लेकिन सवाल है कि 1 रुपया का तंबाकू कॉस्टिंग है तो कितना जड़ोगे तो 2 रुपये हो जाएगा, उनके लिए सस्ता ही लगा खाने वाले। बट BMW महंगा पड़ जाता है। अब उनके पास इतने पैसे हैं, कहता है जितना टैक्स लगाना लगा, हमें खरीदना तो BMW खरीदते हैं। सरकार को टैक्स चाहिए, मिल रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए इसे बोलते हैं कंपनसेशन सेस। इसको अगर देखना चाहते हैं कि कंपनसेशन सेस कार के ऊपर कितने परसेंटेज एग्जैक्टली लगता है, तो डिपेंड करता है कार की लेंथ के ऊपर। तो इसको देखने के लिए गूगल पे आप जा सकते हैं, वैसे मैंने कहीं डाला होगा, लिंक वगैरह देख लीजिएगा, अदरवाइज ढूंढ सकते हैं नॉर्मल भी कि आपको लिखना है कंपनसेशन सेस ऑन कार्स, ऐसा लिखिएगा और काफी ज्यादा लिंक आ जाएंगे, आप कहीं भी क्लिक कर लो और देख लेते हैं। इसमें तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, चलिए कोई दूसरा देख लेते हैं। ये सही है। अब देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये टाइप ऑफ व्हीकल है, गाड़ी किस प्रकार की है, उसका जीएसटी रेट सब में देखिए 28, सब में 28, एक में 12 है। कौन सी? इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि इसकी बढ़ावा दी जा रही है अभी फिलहाल। जब बाजार में भी भर जाएगा ना, सबके पास हो जाएगा, मतलब ये सब एक गाड़ी खत्म ये आने लगे, तो ये भी 28 हो जाएगा। तो बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कम दिया ताकि खरीदो, बाकी सब 28। यहाँ देखिए 12 है। वो कौन सा 12 है? फ्यूल सेल व्हीकल, जो बैटरी चलती है। तो बात वही पड़ गई ना, वही इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्या। यानी बैटरी वाली जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर अभी भी सरकार ने रहम खाया 12%, बाकी 28 में। 28 के बाद देखिएगा एक लिस्ट और बन गए कॉम्पनसेशन सेस, और ये टोटल टैक्स है। अब देखिएगा 1% भी है। कौन सा भाई? पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी से चलने वाली गाड़ी जिनकी 1200 सीसी से कम है, जैसे कि मारुति 800 आप ले सकते हैं, और उनकी कार की लंबाई 4 मीटर से कम है। तो 4 मीटर से कम वाली गाड़ी और 12 सीसी से कम है तो उस पर मात्र 1% का आपको लगेगा कॉम्पनसेशन सेस। लेकिन अगर पेट्रोल, सीएनजी
जो एलपीजी कोई भी कार है जो 1200 सीसी से ऊपर है, तो 1200 सीसी से अगर ऊपर के, जैसे एसयूवी जितनी भी गाड़ियां हैं वो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है, वो सब 1200 सीसी से ऊपर है, तो सीधा कितना हो गया 22%, टोटल मिला के 50%। यानी अगर एसयूवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो सिंपल समझिए आप 22% देने के लिए राजी हो जाइए। और यहाँ देखिए 1200 सीसी से कम है गाड़ी, बट लेंथ 4 मीटर से ऊपर चला गया, मतलब कैपेसिटी 1200 सीसी से नीचे है, यानी कि एसयूवी नहीं है, सेडान है। सेडान समझते हैं, लंबी गाड़ी होती है सेडान वाला, जो पीछे डिक्की होती है, वो उसकी 4 मीटर से ज्यादा लंबाई हो जाता है, तो ऐसे में 15%। तो मतलब समझ रहे हैं कि लंबाई और 1200 सीसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब अब जब गाड़ी खरीदने जाइए तो मीटर लेके जाइएगा, और 4 मीटर से कम हो तभी ले, देख रहे हैं। और 1200 सीसी से कम कैपेसिटी लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। एसयूवी स्टॉक रखते हैं तो भैया टैक्स देने के भी स्टॉक रखिए, ठीक है। तो डीजल कार के ऊपर थोड़ी कम राहत खाए, मतलब बोला 3%, ऐसे लिस्ट उन्होंने बना रखे। इवन छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल के ऊपर भी राम नहीं खाया, बोला कि मोटरसाइकिल या मोपेड कोई भी खरीदते हैं जो कैपेसिटी 350 सीसी के नीचे नीचे होता है, वो तो नील है। जैसे नॉर्मल बाइक जो होती है वो 100 सीसी या 100 सीसी की होती है, वो आपका जीरो है, यानी इस पर नहीं लगता। लेकिन अगर 350 सीसी से ऊपर चली गई, जैसे बुलेट वगैरह जो पुरानी थी, या भी शायद आता होगा 350 सीसी ऊपर वाली, तो उस पर 3% का आज भी सेस लगता है, यानी बाइक भी लपेटे में आ चुके हैं इसके, गाड़ी तो खैर है ही। तो सरकार के पास टैक्स इस प्रकार से ज्यादा लेने का मौका मिला। डायरेक्टली ये लिखता कि जीएसटी का रेट 50%, तो जूते फेंके मारते, इसीलिए उन्होंने इसका अलग से नाम दे दिया कि नहीं है, जीएसटी तो 88% है, बाकी कार की लंबाई के हिसाब से हम टैक्स ज्यादा ले रहे हैं सेस, जबकि कैलकुलेशन उसी पे चल रहा है, उसी 7 लाख के ऊपर आईजीएसटी, उसी 7 लाख के ऊपर कॉम्पनसेशन सेस, ठीक। तो अब सवाल है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर पूछते हैं कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब आपका होगा सर 4 प्रकार के। कौन कौन सा? लोकल जीएसटी, आईजीएसटी, यूनियन यानी यूटी जीएसटी, और कंपनसेशन सेस, क्योंकि ये भी तो जीएसटी है, ये आपको ध्यान रखना। कैसे कैसे लगता है ये आप उसको एक बार देख लीजिएगा, जो आप आसान है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले थ्योरी में है कि जीएसटी आउटपुट और इनपुट का कॉन्सेप्ट। तो आपको पहले फर्स्ट क्लास से ही समझ में आ रहा होगा कि इनपुट क्या होता है। यानी जब आप कोई भी परचेज करते हैं, दुकानदार जब परचेज करता है दूसरे दुकानदार से, तो वो उसका इनपुट कहलाता है, परचेज के ऊपर जो जीएसटी पे किया। तो जीएसटी इनपुट का मतलब परचेज के ऊपर जो दिया अमाउंट वो इनपुट हो गया। और आउटपुट क्या होगा? जब वो सेल करता है उसी सामान को, और जो जीएसटी कलेक्शन करता है उसे बोलते हैं आउटपुट। ये भी क्लियर होगा। और सरकार को देना कैसे होता है पैसा? तो आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर दीजिए, और वो हो गया आपका कि सरकार को देने वाली अमाउंट, जो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, आउटपुट में से इनपुट। और यहाँ पर एक टर्नओवर बात हुई थी, मैंने अगला लिखा है कि टर्नओवर क्या होता है। टर्नओवर बताया होगा मैंने कि यहाँ पर जो सेल कर रहे हैं ये हो गया टर्नओवर, यानी जो प्राइस देख रहे हैं ये हो गया टर्नओवर, 12,712 टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है वो रकम जो इसमें जीएसटी शामिल ना हो। मैंने इसको लिखा है कि टर्नओवर मींस गुड्स की वैल्यू बिना जीएसटी का होता है, उसे बोलते हैं टर्नओवर, ठीक। आइए अब अगले पॉइंट में लिखा है मैंने कि बर्डन ऑफ जीएसटी टू कंज्यूमर। देखिए मार्केट में हम बाई करते हैं और टैक्स हम ही देते हैं, किसको? दुकानदार को। दुकानदार फिर पिछले दुकानदार से खरीदता है, वो फिर पे करता है। बट दुकानदार को सरकार ने बोला कि तुम्हें आउटपुट में से इनपुट माइनस करके पे करना है, मतलब तुम्हें जितना कलेक्शन किया और तुमने जितना पे किया वो आपस में घटा लो। तो इसका मतलब है किसी दुकानदार का कोई नुकसान नहीं है। अब यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर उसने 839 पे किया, 1678, और उसने लिया कितना यहाँ से दुकान अपने ग्राहक से? 2288। तो बोला कि भाई तुम ले लिया ना, वसूल लिया ना, तो इसका क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं। यानी एक दुकानदार को कोई नुकसान नहीं होता है। अल्टीमेटली नुकसान किसको हुआ था इस पूरी ट्रांजेक्शन में? रमेश कुमार को। रमेश कुमार बोले तो वो बायर है, तो कंज्यूमर को ही नुकसान होता है, बर्डन होता है। तो ये बात भी आपको समझना होगा कि कंज्यूमर को नुकसान है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात तो हमने बताई थ्योरी में, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और फटाफट बात कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ये टैक्सेस 2 प्रकार के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और 2017 में आया था 1 जुलाई 17। 3 आइटम जीएसटी में नहीं है, शराब, पेट्रोल डीजल और बिजली। और 4 प्रकार का जीएसटी होते हैं जिनको आप समझिए। और इसके बाद आपको ये देखना है कि आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, और गवर्नमेंट को हम कैसे पे करते हैं, आउटपुट में से इनपुट,
और टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है कि वो फिगर जिसमें जीएसटी शामिल ना हो, सेल प्राइस, और अल्टीमेटली किसी भी दुकानदार को जीएसटी से नुकसान नहीं है क्योंकि उसको आउटपुट में से इनपुट माइनस करना होता है, कंज्यूमर को नुकसान होता है। तो ये बात हमने आपको करी। इसमें कोई कंफ्यूजन है? पूछ सकते हैं। नहीं? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आइए शीट नंबर 3 की बात करें। शीट नंबर 3 में जो ये आपका थ्योरी है उसको देखते हैं कि किसी भी दुकानदार को जीएसटी लगाने से पहले उसको ये कंफर्म होना चाहिए कि उसके पास जीएसटी नंबर है कि नहीं। अब जीएसटी नंबर को बोलते हैं टेक्निकली जीएसटीआईएन, फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटीआईएन। हर एक बिजनेस को जीएसटी नंबर चाहिए। जीएसटी नंबर लेने के लिए इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई करेंगे, बट अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको सेपरेट सिखाऊंगा बाद में। अब इतना ही समझिए कि वेबसाइट है gst.gov.in, इस पे जाकर आपको अप्लाई करनी होगी। और जीएसटी नंबर जो आपको मिलेगा वो जीएसटी नंबर पूरे 15 नंबर के जीएसटी नंबर होंगे, जिसको तरीका पहचानने का है। स्टार्टिंग में 07 2 कोड मिलेंगे जो कि आपको स्टेट को प्रेजेंट करता है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर तो आपको जीएसटी नंबर 07 से स्टार्ट होगा। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं हरियाणा में अपना बिजनेस तो वहां जीएसटी नंबर 06 से स्टार्ट होगा। अगर आपका बिजनेस करना चाहते हैं यूपी में तो 09, बिहार में तो 10, ऐसे पूरे 28 राज्य हैं हमारे यहाँ, तो 28 कोड हैं। इससे हम ये पहचान जाते हैं कि हमें जो जीएसटी नंबर है वो उससे पहचानते हैं कि वो बिजनेस कहाँ कर रहा है, किस स्टेट में कर रहा है। मान के चलिए कि आपको 2 राज्य के अंदर बिजनेस करना है, दिल्ली में और हरियाणा में, तो क्या एक जीएसटी नंबर से काम चल जाएगा? नहीं, क्योंकि 2 स्टेट हैं तो सिंपल सी बात है कि 2 कोड आपको चाहिए, 07 और 06। अगर आप यूपी में बिजनेस करना चाहते हैं तो यूपी को फिर अलग चाहिए, यूपी का फिर अलग नंबर, क्योंकि भैया उस स्टेट में जैसे घुस गए आपको एक नया कोड मिलेगा। यानी पूरी इंडिया में 2800 राज्य के में अगर आपके पास बिजनेस है तो समझिए 28 आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। ये बात तो स्टार्टिंग का 2 कोड समझ में आ गया। बीच में रेड मार्क देख रहे हैं, ये पैन कार्ड नंबर है। सबके पास यहाँ पैन कार्ड होगा। पैन कार्ड की फॉर्मेट बता दें क्या होता है कि 10 नंबर में पहले 5 होते हैं अल्फाबेटिक। अब देखिए AYGPS, ये 5 हो गए अल्फाबेटिक। बीच में 4 होते हैं न्यूमेरिक और 1 होता है अल्फाबेटिक। ये आपकी पैन कार्ड का फॉर्मेट है। इस पैन कार्ड से हम पहचान जाते हैं ये प्रोप्राइटरशिप फर्म बिजनेस है, अकेला मालिक का है या पार्टनरशिप फर्म का है या कंपनी का है। पहचानने का तरीका क्या होता है? 1 2 3 4, चौथे पे देखिएगा यहाँ जहां हमने कलर का रखा है, अगर P लिखा है तो देख सकते हैं यहाँ पर, अगर P लिखा है तो वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है। ये ऑलरेडी इनकम टैक्स वाले कैंडिडेट उनको आप अच्छे से पता होगा, बाकी जो जीएसटी में है उनको ध्यान रखिएगा कि अगर चौथे में P देखिए, टेक्स्ट में चौथे में P, तो इसका मतलब है प्रोप्राइटरशिप फर्म का ये बिजनेस चल रहा है। प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब होता है मालिक एक है, उसके एम्प्लॉय ज्यादा हो सकते हैं। अगर चौथे में F देखें, F तो पार्टनरशिप फर्म है, यानी 2-3 लोग मिल करके बिजनेस कर रहे हैं। और चौथे में अगर C देखें तो वो कंपनी है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड। तो पैन कार्ड को देखते हुए हम ये पकड़ लेते हैं कि जीएसटी नंबर किस तरीके का बिजनेस का है। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक जीएसटी नंबर आ रखा है, फिर भी आप फोन घुमा रहे हैं कि सर इसका पैन कार्ड नंबर चाहिए, मेरे को नहीं पता चल रहा है, मतलब जीएसटी नंबर आपके हाथ में है और फिर फोन घुमा रहे हैं मुझे कि सर इसका पैन कार्ड नंबर चाहिए होता, मुझे कहीं देना है, तो आप सही फोन घुमाया? गलत। ऐसा फोन आ गया मेरे पास 5-6 दिन पहले। ठीक, यानी हमने बोला तुम गोद में बच्चा लेके खड़े हो और बोल रहा है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। वही कहानी यार, पूरा जीएसटी नंबर है जिसके अंदर पैन कार्ड भी तो है, तो फिर पैन मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ये कैसे निकलेगा? देखिए रे, यानी जीएसटी नंबर में स्टार्टिंग का कोड स्टेट को प्रेजेंट करता है, बीच में 10 नंबर पैन कार्ड नंबर है। अब सवाल आगे करते हैं, आगे होता है 1 से शुरू। पूरी इंडिया में अगर आपने किसी राज्य में, जैसे दिल्ली में, अगर आपने अपने पहला बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको जीएसटी नंबर में एक ही लिखा रहेगा, 07 लिखा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली में आप फर्म खोल रहे हैं, आपका पैन कार्ड है, ठीक है जी, और फिर 1 लिखा रहेगा।
एक बोले तो दिल्ली के अंदर ये पहला बिजनेस है, दिल्ली में आपने दूसरा आउटलेट खोला यानी दूसरी ब्रांच खोला और अप्लाई किया उस जगह का, तो एक के बजाय क्या होगा, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस तरीके से दिल्ली में अधिकतम 9 ब्रांच आप खोल सकते हैं। मान लीजिए हमने दिल्ली के अंदर 2 ब्रांच खोले, तो नंबर कैसा आएगा, 07AYGPH6698Q 1 आएगा। दूसरा खोला तो 2 आएगा, और फिर मूड किया हमें, चल गए हम यूपी में, अब कितना आएगा, फिर 1 से शुरू होगा, मतलब 09, फिर पैन कार्ड, फिर 1 से शुरू होगा, क्योंकि उस स्टेट में तो पहली ब्रांच है ना। यहां तो 2 पहुंच गए, 07 2 आ गए, बट यूपी में तो पहला है ना, इस वजह से वहां फिर X चालू होगा, फिर कहीं और जाएंगे तो फिर से चालू होगा। और फिर देख रहे हैं एक के बाद क्या आ रहा है आपका, जेड आ रहा है, जेड। जेड का मतलब जोन होता है, वो बाय डिफॉल्ट वही रहेगा। अब जितना भी जीएसटी नंबर चेक करिए, सब में जेड है, जोन। इसके अलावा उसके बाद नंबर या टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे 3, 9, R कुछ भी हो सकता है। इसका फाइलिंग कोड है, यानी उस जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उन्होंने अपने अपने कोड दिए, इसका कोई तल्लुकात यहाँ पर नहीं है। तो जीएसटी नंबर से हम ये पकड़ लेते हैं कि वो फर्म किस प्रकार का है और किस स्टेट में है और उसकी कितनी संख्या चल रही है, ये पकड़ में आ जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर। तो इस पेजेस में अच्छा ग्रे कलर का लिखा हुआ है, इसको मत पढ़िएगा, किसी ने पूछा होगा, बताए होंगे तो छोड़ दीजिएगा। जो व्हाइट कलर का वही पढ़िए। अब मैं आपको बताता हूं कि कोई भी जीएसटी नंबर जो आपके नॉलेज में है, जैसे कोई सामान आपने बाई किया, खरीदा, और जीएसटी नंबर सामान बिल के ऊपर लिखा हुआ है, लिखा रहता है, आप चेक कर सकते हैं। तो जीएसटी नंबर लिखा हुआ पकड़ लेंगे, 15 नंबर का जीएसटी नंबर। अब वो एक्टिव है या नहीं है, मतलब कभी कभी क्या होता है, बेवकूफ बना देते हैं, सामने वाला का जीएसटी नंबर कैंसिल हो चुका है, बेकार हो चुका है, और उसने मेरे को माल बेच दिया। हमें तो ये लगा कि बिल पर जीएसटी नंबर है और जीएसटी ले रहा है मेरे से, तो बुरा क्या है, बट वो धोखा दे रहा है। तो हम फटाफट 2 मिनट में पैसे देने से पहले पहले मोबाइल पे जाएंगे और वहां हम ब्राउजिंग कर लेंगे gst.gov.in। वो मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, पैसे देने से पहले। पैसे देने के बाद तो मुकर जाएगा भाई। इसके बाद जैसे gst.gov.in जाएंगे, यहां पर आता है सर्च टैक्स पेयर, यहां पर जाएंगे सर्च टैक्स पेयर पर, और जाने के बाद यहां पर सर्च बाय GSTIN होगा। अब यहां क्लिक करिएगा, जैसे सर्च बाय GSTIN करेंगे, आप यहां पर वो जीएसटी नंबर डाल दीजिए जो बिल के ऊपर है, दिख रहा है आपको। जैसे मान लीजिए यही दिख रहा है बिल के ऊपर, ये वाला दिख रहा है, तो आपने इसे कॉपी कर दीजिए, और कॉपी करने के बाद डाल दीजिए, और यहां डाल दीजिए कैप्चा, और डालने के बाद सर्च कर लीजिए। अब देखिए यहां पर एक आएगा लिखा हुआ एक्टिव, मतलब ये फर्म एक्टिव है। प्रोप्राइटर कौन है, फर्म का क्या नाम है, कब उसको मिला था जीएसटी, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, रेगुलर है, किस जगह रजिस्टर्ड है, सारा चिट्ठा आ गया। क्या बिजनेस करता है, क्या बेचता है, वो सब आ गया। रिटर्न फाइलिंग टाइम पे हुई नहीं, शॉर्ट टेबल फाइलिंग वो भी आ गया कि 2021-22 तक अपडेटेड है, मतलब सब आ गया टोटल, पूरे खानदान। लेकिन इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं आई, यानी कि वो नहीं आता, बाकी सब आ गया। अब ऐसा भी दिखाता हूं मैं जो एक्टिव नहीं है, कैंसिल लिखा है। इसको दिखाने के लिए जो हम भेजेंगे ना, उसी के अंदर एक जीएसटी नंबर भी मैं आपको दिया होगा इसी शीट पे। देखिए इसमें देख लेते हैं, जैसे 07 वाला देख लेता हूँ, ये वाला, रुको इसको चेक करके अगेन चेक करते हैं। यानी मैं यहाँ डालता हूँ फिर से, और दूसरे पार्टी का 218300 सर्च। देखिए ये कैंसिल लिखा हुआ है, 1 सितंबर 2017 में कैंसिल हो चुका है, कैंसिल्ड श्यू मोटो, मतलब सरकार ने इसे कैंसिल कर दिया, कोई वजह होगी। अब सोचिए ऐसे में ये फर्म नीलू इंटरप्राइजेस फर्म का नाम है, और इसकी प्रोप्राइटरशिप है जो है राधा है। तो अगर ये माल बेच रहे हैं तो क्या करेंगे, ये आप जीएसटी देंगे और आधा लूटेगी, यही होगा ना।
तो ध्यान रखिएगा, गुड्स खरीद रहे हैं तो जागो ग्राहक जागो, इसका अलर्ट आपको देखना है। वो तो क्या है, हम क्या करते हैं, बिल लेते हैं अलमारी में रख देते हैं, हमें लगा बिल मिल गया, बस पता चला वो हमारा जीएसटी खा लिया, वो कैंसिल है भाई सितंबर 1 2017 से, अब बिल छपा कर धोखा दे रहा है। तो एक अलर्ट आप देखिएगा, खास करके कंपनी में पक्का देखना पड़ता है, क्योंकि वहां एक आईटीसी लेना है। देखो एक बिजनेस वाला क्या करता है, मैंने आपको शुरू से बोला कि उसको अपने आईटीसी लेनी है, यानी अपने खरीदे हुए सामान के ऊपर वापसी लेनी है। अब सोचो उसका कैंसिल रहेगा जीएसटी और आपने उससे माल खरीद लिया, तो आईटीसी सरकार वापस नहीं करती है, वो कहती है भैया हमारे कोई गलती नहीं है, हम तो वापस नहीं करेंगे, तुमने घटा के पैसे दिए ना उसको, वो सरकार ऊपर से पेनाल्टी आपके ऊपर ठोक देगी। बोले तुमने इनपुट कैसे घटा दिया यार, बोला सर घटा दिया, मैंने तो खरीदा है। जिससे खरीदा है भाई उसका कैंसिल है, जीएसटी नंबर चेक किया था कभी, बोला मैंने तो नहीं चेक किया, तब भुगतो। अब सोचो, आम जनता तो चलो भुगत लेंगे क्योंकि हमें आईटीसी मिलती नहीं, चाहे वो धोखा दे चाहे जैसे भी दे, मेरा खर्चा है। बड़े बिजनेसमैन का एक्सपेंसेस बढ़ जाता है ना, इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ आ रहा, हर एक जीएसटी नंबर को कंपनी में बैठ करके जिससे बाई कर रहे हैं उसका भैया चेक करते रहो 2 महीने 3 महीने पे, कि एक्टिव है कि नहीं है, एक्टिव है कि नहीं है। कब कैंसिल हो जाए कहना मुश्किल है, 2-3 महीने में कैंसिल कर देते हैं। अगर 2-3 महीने में अगर कोई भी वेंडर बदमाशी किया, जीएसटी पे नहीं किया टाइम पर, कैंसिल, और जैसे ही कैंसिल करे उससे माल लेना बंद कर दो, फंस जाओगे आप। समझ रहे ना, तो ये अलर्ट आपको डाल दिया है, कंपनी बैठे करिएगा। और एज ए पब्लिक भी मैंने दे दिया है, भाई मैं क्यों दूं, तुम्हारा कैंसिल है जीएसटी, मैं तुमसे सामान ही क्यों कर दूं, तो चेक कर लीजिएगा। ऐसे आमतौर पे कोई चेक करते नहीं है, लेकिन अब मैं बता रहा हूं आपको कि चेक करें तो आपके लिए बेटर है। चलिए, तो ये थी आपकी जीएसटी नंबर की कहानी। इसमें क्या क्या दिखाया मैंने आपको कि जीएसटी नंबर को पहचानते कैसे हैं। इसमें पैन कार्ड, कोड 1Z इनका बताया मैंने करके, प्लस एक्टिव है या कैंसिल है